सर्वोदय पब्लिक स्कूल शिक्षा का नया सवेरा। सर्वोदय पब्लिक स्कूल में हम शिक्षा को एक नई दिशा देते हैं। आधुनिक सुविधाओं और अनुभवी शिक्षकों के साथ हमारा लक्ष्य है बच्चों को एक ऐसा मंच देना जहां वो अपनी क्षमताओं को पहचाने और निखारें। चाहे शिक्षा हो, खेलकूद या सांस्कृतिक गतिविधियां, हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हमारा वादा है। यहाँ हर छात्र के सपनों को उड़ान मिलती है और नैतिक मूल्यों के साथ उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल ज्ञान, संस्कार और सफलता का संगम। आज ही पंजीकरण करें और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। प्रेरणादायक वातावरण, शिक्षा और संस्कार का अद्भुत संगम। आज से भविष्य की तैयारी होलिस्टिक एजुकेशन के साथ आपके सपनों को दे एक नई उड़ान। हेल्थ कॉर्नर विश्वास का दूसरा नाम। 1986 से सिधारी रामलीला मैदान पर उच्च कोटि की एलोपैथिक दवाओं का एकमात्र भरोसेमंद ठिकाना। उचित दाम, कुशल व्यवहार और तेज सेवा। अब घर बैठे पाएं दवाएं सिर्फ एक कॉल पर। हेल्थ कॉर्नर आमिर एजाज साहब के साथ आपकी सेवा में। संपर्क करें 9935906912। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोविड काल के बाद जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है, वहीं भारत अपनी नीतियों के चलते तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र और प्रदेश सरकार का बजट देश को तीसरी महाशक्ति बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। श्रम मंत्री ने बजट को युवाओं, मातृशक्ति, किसानों और व्यापारियों को लाभ पहुंचाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के बीच जाकर बजट की योजनाओं से उन्हें अवगत कराएगी। अनिल राजभर ने महाकुंभ को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में 60 लाख लोगों को रोजगार मिला है और प्रदेश को 54,000 करोड़ का आर्थिक लाभ होने वाला है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता की मांग को देखते हुए महाकुंभ के समय को बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने प्रदेश के बड़े निवेश की योजनाओं की जानकारी दी, जिससे प्रदेश की तरक्की और तेज होगी। राजभर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया है और नए रोजगार के अवसर लगातार पैदा किए जा रहे हैं। 2017 में जब सरकार बनी थी तब प्रदेश की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उन्होंने अब उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। अगले 2 सालों इसे नंबर 1 बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने 2029 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक ले जाने का संकल्प लिया है। उन्होंने आउटसोर्सिंग पर भी बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मियों का न्यूनतम मानदेय 16,000 रुपए तक किया, जो उनके सीधे खाते में भेजा जाएगा। साथ ही आउटसोर्स में आरक्षण लागू किया जाएगा और इसके लिए अलग से एक नियम की स्थापना की जाएगी। महाकुंभ पर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवाल का जवाब देते हुए श्रम मंत्री ने कहा कि सनातन धर्म का वैभव सपा को पच नहीं रहा है, इसलिए जनता उन्हें बार बार सबक सिखा रही है। उन्होंने अखिलेश यादव की मौत के आंकड़ों पर दिए गए बयान को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनके पास कोई प्रमाण है तो सार्वजनिक करें। उन्होंने कहा कि भव्य महाकुंभ का आयोजन सफलतापूर्वक चल रहा है और जनता की मांग पर इसे समय और बढ़ाया जा सकता है। हमारे श्रमिकों को इजराइल भेजा गया है, जहां उन्हें 1.5 लाख रुपए प्रति माह मिल रहा है। आगे 5,000 और लोगों को इजराइल भेजने की तैयारी है। मिशन रोजगार के तहत हम युवाओं को विदेशों में नौकरी दिलाने की योजना बना रहे हैं। आजमगढ़ की सभी सम्मानित प्रेस और विशेष तौर पर हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूं, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और इतनी सुबह आप सब लोगों ने आकर इस प्रेस की गरिमा और महत्व को जो बढ़ाया है, इसके लिए आप सबका धन्यवाद भी करता हूं, आप सबका आभार प्रकट भी करता हूं। आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि भारत सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया है। देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के क्षेत्र में, देश के अंदर रोजगार के सृजन के क्षेत्र में, अन्नदाता किसान को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में, मातृशक्ति को सशक्त बनाने के क्षेत्र में, एक सर्वांगीण विकास देश का हो,
इस बात की पूरी परिकल्पना को भारत सरकार ने अपने बजट के माध्यम से जो प्रस्तुत किया है, मैं इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और उनकी सरकार का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से कहा है कि गरीब का कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। युवा शक्ति के सपने को साकार करना हमारा लक्ष्य है, हमारा संकल्प है। अन्नदाता किसान अपने पैर पर खड़ा हो, उसका मनोबल बढ़े, विकल्प का अभाव उसके सामने न हो, पलायन करने की अनिवार्यता न हो, ये हमारी सरकार का लक्ष्य है, हमारी सरकार का प्राथमिकता, हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और मैं समझता हूँ कि इस बार का जो बजट आया है वो गरीब के कल्याण को समर्पित है, युवा शक्ति को समर्पित है, मातृशक्ति को समर्पित है और अन्नदाता किसान को समर्पित है। आज भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा विकास दर के साथ आगे बढ़ रहा है। कोविड काल की चुनौती का सामना करते हुए आज भारत की विकास दर को दुनिया में नंबर 1 के स्थान पर पहुंचाने का जो काम मोदी जी की सरकार ने किया है, इस बात के लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और उत्तर प्रदेश को दिल खोल कर उत्तर प्रदेश के नौजवानों की जो बजट में चिंता की है, हमारे लिए जो औद्योगिक पार्क देने की बात मोदी जी की सरकार ने कहा है, हमारे एक्सप्रेसवे जो बन रहे हैं उसमें जो सहयोग करने की बात कहा है, और विशेष तौर पर जो धार्मिक पर्यटन है, उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है। इस बार करोड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश की धरती पर लोग धार्मिक पर्यटन करने के लिए आए हैं। अकेले अगर महाकुंभ की हम बात करें तो 50 करोड़ के आंकड़े को भी महाकुंभ ने पार किया है। जब महाकुंभ की हम लोग शुरुआत कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना के साथ हम लोगों ने काम शुरू किया। लेकिन आज भारत की आध्यात्मिक ताकत को, शक्ति को और सनातन का जो वैभव है, आज वो आसमान की ऊंचाई छू रहा है। महाकुंभ इस बात को प्रमाणित करता है। तो धार्मिक पर्यटन को जिस तरह से बढ़ाने की बात भारत सरकार ने की है, मोदी जी की सरकार ने किया है, और उसमें मदद करने के लिए जो उत्तर प्रदेश को आश्वासन दिया है बजट में उन्होंने, इस बात के लिए भी मैं उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता की तरफ से मोदी जी की सरकार का अभिनंदन करता हूँ। अखिलेश जी से सिर्फ एक चीज़ हम कहना चाहते हैं, अगर उनको लगता है कि सरकार आंकड़े नहीं सही दे रही है तो ये इसकी जानकारी उनको कैसे हो? इसका मतलब उनके पास आंकड़े हैं, तो आंकड़े हैं तो प्रदेश की जनता के सामने उनको रखना चाहिए प्रमाण के साथ। क्यों नहीं रख रहे? काहे जनता को गुमराह? अगर सरकार कोई बात छुपा रही है और उनको जानकारी है, वो कहते हैं तो इसी टोन के साथ कह रहे हैं। तो मेरा कहना है समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेता से कि आपको अगर जानकारी है तो सरकार आपको चुनौती देती है कि आप उन आंकड़ों को जनता के सामने रखिए। कौन आपको रोका है? कोई रोका है? अभी कल भी आपने प्रेस किया, रोज आप प्रेस कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर आप झूठी बात कह रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता को डरा रहे हैं कि कोई वहाँ जाए ना। असल में सनातन का वैभव पच नहीं रहा है लोग, और कोई सकारात्मक पहल समाजवादी पार्टी की तरफ से हो जाए, किसी भी अच्छे काम की प्रशंसा कभी प्रतिपक्ष ने किया हो, हम उम्मीदें नहीं करते। और इसी बात को लेकर जनता सबक सिखा रही, जनता सजा दे रही। अभी भी कम से कम जो सही काम हो रहा है, हम लोगों ने तो बड़ा उम्मीद के साथ कहा था कि महाकुंभ की तैयारी में आप आइए, साथ रहिए, महाकुंभ के आयोजन में आप साथ रहिए। देश और दुनिया से सोचिए, लाखों लोग दुनिया से आ चुके हैं जो भारत की सरहद के
सरहद के बाहर के लोग आए, उनकी भी संख्या लाखों में है। और मैं कहना चाहता हूँ देश किस तरह से जुड़ा है महाकुंभ के साथ। आज आप प्रयागराज चले जाइए, आज आप अयोध्या जी में चले जाइए, आप बाबा विश्वनाथ की धरती काशी में चले जाइए, 1 किलोमीटर चलेंगे आप और देश के हर प्रदेश की गाड़ी आपको मिल जाएगी। अच्छा, जिस महाकुंभ की आप बात कर रहे हैं, आपकी दोनों एजेंसियां हैं, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, केंद्र की जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो आई है रिपोर्ट, उसके अनुसार अब आप कुंभ में स्नान नहीं कर सकते। वहीं यूपी सरकार की रिपोर्ट है, वह कह रही है कि नहीं, जो उसका प्रदूषण का लेवल है वो 23 है, इसमें आप स्नान करते हैं, आचमन योग है। उसी को लेकर अखिलेश यादव ने कल हमलावर थे, उनका कहना था कि भाजपा नेताओं के घर इनको महाकुंभ का पानी ले जाके भेज दें, जिससे वो नहाएं खाएं और पूजा करें उसी से। नहीं, हम लोग तो वहाँ ही जाके नहा खा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। और आखिर बेवजह ये क्यों गुमराह अंतर है? नहीं, ये रिपोर्ट में क्यों अंतर है? नहीं, दोनों कोई सरकार रिपोर्ट आपकी नहीं है, ये दोनों सरकार आपकी मनगढ़ंत, है। ये प्रायोजित है और मनगढ़ंत तरीके से अखिलेश जी इस बात को कह रहे हैं। कोई सैंपलिंग नहीं हुई है, कोई जांच नहीं हुई है भारत सरकार की तरफ से। अखिलेश यादव जी देश को गुमराह कर नहीं, NG2 की रिपोर्ट सर पार के लिए कई बार कहा गया, इसके पहले सांसद जी थे उनसे भी कहा गया, अभी तक सर उस पर कुछ हुआ नहीं, सर उसी तरह पड़ा हुआ, आजमगढ़ में एक पार भी नहीं होता। अब आजमगढ़ में मैं 3 तारीख को एक समीक्षा यहाँ की जो विकास की संभावनाएं हैं उस पर मैं करने जा रहा हूँ। आपका जो विषय है, हमारे पार्टी की तरफ से भी, संगठन की तरफ से भी उस विषय को हमारे संज्ञान में लाया गया है। जिस महायोजना की चर्चा हमारे सम्मानित प्रेस के साथियों ने की, उस पर भी विस्तृत हम समीक्षा करेंगे, उस पर भी हम प्रशासन के लोगों से चर्चा करेंगे। सर जनसुन और जो अगर जेल की ज़मीन है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ उसको खाली कराएंगे। जेल की ज़मीन जेल के पास रहेगी, आगे उसका क्या करना है इस पर हमारा कारागार विभाग, हमारे माननीय मंत्री दारा सिंह चौहान जी, हम लोग बैठकर इसको तय करेंगे। मंत्री जी और पार्क अगर है, कागज में पार्क अगर है, तो पार्क है नहीं सर, वो बीचों बीच सिधारी वाला। कि वहाँ पार्क बन जाता। तो हम एक जो यहाँ के ईओ साहब हैं और यहाँ के जो नगर पालिका परिषद के हमारे जो सम्मानित अध्यक्ष जी हैं और यहाँ के जिलाधिकारी हैं, मैं उनके साथ बैठकर जनता की जो पार्क की मांग है उसमें क्या संभावना बन सकती है, इस पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे। और अगले बार जब हम आपसे मिलेंगे तो उस पर हम आपको जरूर बताएंगे कि इस पर क्या होता है। सर देखते हैं कि भारत का जो सर्वांगीण विकास करना मोदी जी का सपना है, नौजवानों के सपनों को साकार करना जो उनका सपना है, मातृशक्ति को सशक्त बनाकर उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का जो उनका सपना है, अन्नदाता किसान को उसके पैर पर खड़ा करने का जो उनका सपना है, भगवान उनका सपना साकार करे और आने वाले दिनों में भारत विश्व गुरु बने, दुनिया का नेतृत्व करे। महाकुंभ को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। अखिलेश यादव ने कहा कि